हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजीत कुमार। आज तारीख है 19 नवंबर 2020 और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है? ओके, इथोपिया, मिस्र, सोमालिया, इरिट्रिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 1, 2, 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3, 4, ऑप्शन डी सभी। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 3 एंड 4 सही है। बाकी ये जो मिस्र है वो गलत है। ठीक है, तो यानी कि इथोपिया, सोमालिया और इरिट्रिया मिल के एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। ओके, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, ये देख पा रहे होंगे आप। जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, ये सारे देश द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे इनके मैप में, नाम याद रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन है। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो रेड सी के साउथ में है। ठीक है, ये जो रेड सी है उसके साउथ में है। और यहीं पे बगल में कौन क्या है, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन कहाँ है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के राइट साइड में। ओके, तो याद रखनी है आपको इसे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा अध्यक्ष प्रत्येक सत्र के बाद सदन को स्थगित करता है। स्टेटमेंट नंबर 2, केवल भारत का राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 एंड 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। ओके, यानी कि केवल भारत का राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है, ये बात सही है। पहला इसलिए गलती है कि ये जो अध्यक्ष हैं वो प्रत्येक सत्र के बाद सदन को स्थगित करता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब स्पीकर जो हैं, अध्यक्ष, वो केवल एक पार्टिकुलर जो सदन की जो सत्र लगती है, जैसे आज लगा, ठीक है, तो आज के आज केवल स्थगित कर सकते, लेकिन एक लंबे समय के लिए वो लोकसभा का स्थगन नहीं कर सकते। जब भी कोई सत्र का समापन होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट उस सत्र को स्थगित करते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है, तो स्पीकर जो होते हैं वो केवल एक सत्र को स्थगित करते हैं, केवल एक सत्र को, ना कि कई सारे। ठीक है, तो ध्यान रहेगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन ए यूएनडीपी द्वारा, ऑप्शन बी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन सी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। ओके, किनके द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ओके, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस सूचकांक जारी किए जाते हैं, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किए जाते हैं। ठीक, भारत की रैंकिंग इसमें 142 रही है। कितने देशों में? 180 देशों में। ठीक है, तो लगातार हमारा जो इंडेक्स में रैंक है वो गिरता ही जा रहा है, मतलब कि कंटिन्यूसली डिटोरिएटेड हो रहा है, बिगड़ते जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2018 की बात करें तो हमारा 138वां रैंक था, 2019 में 140 हो गया और 2020 में 180 हो गया। ओके, यानी कि 138, 140 और फिर आके 142 पे आ गया। तो देख रहा है लगातार हमारा क्या ख़राब होता जा रहा है रैंक, किस में? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित सूचकांक में, ये याद रखने हैं। और अभी वर्तमान भारत का रैंक कितना है? 142। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को मिलाइए। पहला, एक मेकेले इथोपिया में है, इदलिब सीरिया, बेरूट लेबनान। उपरोक्त में से कौन से
सही कथन है यानी कि सही मिलाए गए हैं उनके बारे में आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी 1 2 एंड 3 आपको कमेंट करके बतलानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी। सारे जो मिलाए हुए हैं वो सही है। मेकेल जो है इथोपिया में है, इदलिब सीरिया में है, बेरूट लेबनान में है। ओके, इसका लोकेशन मैं डालना भूल गया, लेकिन एक बार इसको आप मैप पे ज़रूर देख लीजिएगा और उसे लोकेट करके हाईलाइट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की कार्यपालिका और उच्च न्यायालयों के लिए अलग सीट है? यानी कि वे कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कार्यपालिका और उच्च न्यायालय दोनों एक ही जगह है? ठीक है, क्या महाराष्ट्र है, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बतलानी है। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अगर हम महाराष्ट्र को छोड़ दें तो उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये दोनों की जो कार्यपालिका और उच्च न्यायपालिका है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, सॉरी, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बोले थे आपको कि कार्यपालिका और उच्च न्यायालय के लिए एक ही जगह सीट हो, वो दरअसल उल्टा था। ठीक है, आपको ये बतलानी है कि कार्यपालिका और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, कार्यपालिका और हाई कोर्ट की जो स्थान है वो अलग अलग है, यानी कि कोई एक ही शहर में नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन था, इसमें आपको बतलानी थी कि कौन सा कथन सही है। ओके, तो केवल महाराष्ट्र ऐसा है जहाँ पे हाई कोर्ट और कार्यपालिका की संस्थाएं एक ही जगह है, यानी कि उनके सीट एक ही जगह हैं। बाकी उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में अलग अलग है। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे यूपी में प्रयागराज में हाई कोर्ट की बेंच बैठती है। ठीक है, मतलब यूपी में हाई कोर्ट कहाँ, तो प्रयागराज में। राजस्थान में कहाँ, जोधपुर में। उत्तराखंड में उसी तरह नैनीताल में। ठीक है, लेकिन मुंबई में यानी कि महाराष्ट्र में कार्यकारी सीट और हाई कोर्ट दोनों एक ही जगह है। ठीक, तो ये याद रखनी है आपको। आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में चर्चित स्थान और वे कहाँ अवस्थित है इनके बारे में आपको बतलानी है। कंवरतल यानी कि कांवरतल या फिर कांवर झील बोला जाता है, बिहार में अवस्थित है। दूसरा है लोनार झील, महाराष्ट्र में अवस्थित है। तीसरा है सुर सरोवर, केरल में अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बतलानी है। ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी 1 2 एंड 3। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 एंड 2 सही है, यानी कि कांवर झील यानी कांवरतल बिहार और लोनार झील महाराष्ट्र में है, लेकिन सुर सरोवर झील केरल में नहीं है। तो कहाँ है, तो सुर सरोवर आपका आगरा में पड़ेगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे सुर सरोवर झील कहाँ है, आगरा में। ठीक है, इसे केथम झील भी कहते हैं, केथम झील। ठीक, याद रहेगा। लोनार झील महाराष्ट्र में मैं बतला चुका हूँ। तो कांवरतल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेते हैं। कांवर झील या कांवरतल ये बिहार के बेगूसराय ज़िले में पड़ता है। ठीक है, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित की गई है, और यह जो है बिहार राज्य का पहला आर्द्र भूमि रामसर स्थल है। ओके, याद रहेगा बिल्कुल। तो देहरादून में आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी एक रामसर स्थल है। ठीक है, आर्द्र भूमि है जो कि उत्तराखंड की पहली आर्द्र भूमि है। हाल ही में इसे सूचीबद्ध किया गया, याद रहेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चित मेलघाट टाइगर रिजर्व स्थित है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है। मेलघाट कहाँ स्थित है, मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ठीक है, देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ये वाली रीजन, यानी कि ये जो पूरा बाउंड्री है ये पूरा महाराष्ट्र है। ठीक है, और महाराष्ट्र के नदन साइड अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका पड़ जाएगा क्या, मेलघाट। ठीक है,
तो महाराष्ट्र राज्य के ये अमरावती ज़िले में स्थित है, उत्तरी भाग में है, मैंने बतलाया। और यहाँ पे ताप्ती नदी और सतपुड़ा रेंज, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है वो इनके आसपास लगे हुए हैं, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज, ताप्ती नदी इनके अगल बगल में ही है, सीमा बनाते हैं या जो भी कह लें, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि जब भी अगर अमरावती से रिलेटेड मेलघाट टाइगर रिजर्व से संबंधित कोई भी उनके आसपास का लोकेशन दे, या ताप्ती नदी हो या सतपुड़ा श्रेणी हो, तो आप बतला सकते हैं कि इनके जो फीचर हैं कुछ इस तरह हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, और ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स पर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन विशेष रूप से वाटरफॉल हैबिटेट के रूप में वेटलैंड के संरक्षण एवं स्थायी उपयोग के लिए एक संधि है। ओके, वाटर हैबिटेट और वेटलैंड के संरक्षण से रिलेटेड एक संधि है। दूसरा, इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण, मानव जीवन को बनाए रखना, ओके, बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमि का वैश्विक नेटवर्क विकसित करना है। स्टेटमेंट नंबर 3, IUCN, ठीक है, IUCN रामसर कन्वेंशन के अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारों में से एक है जो विशेषज्ञ तकनीकी सलाह और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। आपको बतलानी उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी, 1 2 एंड 3 सारे सही हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो ये जो कन्वेंशन है वो वेटलैंड और जो भी वाटरफॉल हैबिटेट होते हैं उनके संरक्षण और अस्थायी उपयोग से संबंधित ये कन्वेंशन किए गए थे, ठीक है। मतलब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव कहें तो सतत उपयोग, मतलब जैव विविधता का सतत उपयोग किस तरह से हम लोग कहें। इसका एक टैग भी है, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, मतलब बुद्धिमत्ता से आर्द्रता का उपयोग किया जाना सतत तरीके से, ठीक है। तो ये है इसका उद्देश्य। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण होगा, क्योंकि वेटलैंड का अगर हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, वेटलैंड को संरक्षण देंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भी जीव जंतु होंगे, जैव विविधता होगी, उसको भी संरक्षण मिलेगा, ठीक है। और इससे मानव जीवन को भी कई तरह से फायदे हैं। ओके, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारों से संबंधित है कि IUCN जो है रामसर कन्वेंशन के तहत वे तकनीकी सलाह एवं वित्तीय सलाह भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कुछ अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार हैं रामसर स्थल से संबंधित या रामसर संधि से संबंधित, वो कुछ इस तरह से, ये नाम आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN जो मैंने अभी बतलाया कि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदारी है का भागीदार है, मतलब रामसर जो स्थल है, कन्वेंशन है, उसके तहत ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधक संस्थान, वेटलैंड इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ठीक है, WWT। ओके, तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, IWMI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्था, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF इंटरनेशनल, वर्ल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, ठीक है। ये सारे क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार हैं किसके? रामसर संधि के। ओके, रामसर संधि कब हुई थी? 1971 में हुई थी, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? ईरान की एक शहर है रामसर नाम से, वहीं पे हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रामसर स्थल या रामसर संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन को सक्षम करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के दायरे का विस्तार किया है। योजना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल है? आपको सिंपल बतलानी है
कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसके कौन कौन से घटक हैं। ठीक है, पहला विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना, यानी कि बोल रहा है विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड की स्थापना करना। स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना। तीसरा, ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सोलराइजेशन करना। ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित जो कृषि पंप है उसको सोलराइजेशन करना। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही आपको बतलाने? ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी 1 2 एंड 3। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी। ठीक है, यह एक विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंटेड ग्रिड से जुड़े ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने की बात करता है। ठीक है, साथ ही यह स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा से जो संचालित कृषि पंप है उसकी स्थापना करने की भी बात करती है। ठीक है, और इस तरह ये ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संचालित जितने भी कृषि पंप है उसके सोलराइजेशन की बात करता है। ठीक, तो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हैं उनके बारे में आपको बतलाना है। ठीक है, पहला, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य एक एलियन जीन को स्थापित करना है जिसे वंचित प्रभाव प्राप्त करने के लिए केवल एक पौधे में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जीएम फसलों की वाणिज्यिक खेती की अनुमति देने के लिए एक शीर्ष निकाय है, यानी कि जितने भी जीएम फसल से रिलेटेड जो भी करनी है या फिर वाणिज्यिक तौर पर जो खेती की जाती है, जीएम फसलों के लिए एक संस्था, एक निकाय है, एक बॉडी है जो कि परमिशन देती है। अगर वो परमिशन नहीं देगी तो आप नहीं कर सकते जीएम फसल की खेती। तो ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, भारत का 95% से अधिक कपास क्षेत्र बीटी कपास से प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपको बतलानी है। ओके, ऑप्शन ए केवल 1 2, ऑप्शन बी केवल 2 3, ऑप्शन सी केवल 1 3, ऑप्शन डी सभी 1 2 एंड 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, केवल 2 एंड 3 सही है, पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? देखिए, केवल एक पौधे से बीज में स्थानांतरित किया जा सकता है, जो कि गलत है। ये जो एलियन जीन को स्थापित करने की बात जो कर रही है वो केवल एक पौधे से बीज में ये स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसा बात नहीं है। ये जो एलियन जीन है वो पौधे जीव अथवा मृदा के सूक्ष्म जीवाणु से भी हो सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप, केवल पौधे की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ जीव की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी मृदा के सूक्ष्म जीवाणु हो उनसे भी एलियन जीन को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो हम देख लेते हैं एलियन जीन जो कि पौधे जीव मृदा के सूक्ष्म जीवाणु से भी हो सकते हैं। ठीक है, और कपास वर्तमान में एकमात्र जीएम जो फसल की अनुमति दी गई है यानी कि उसकी खेती की जाती है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति द्वारा परमिशन दिया गया है, वो के एकमात्र फसल है कपास। ठीक है, यानी कि भारत में एकमात्र कपास की जेनेटिकली मॉडिफाइड खेती की जाती है। ठीक है, जीएम कपास यानी बीटी कपास की खेती की जाती है, एकमात्र बीटी कपास की खेती की जाती है। इसमें जो सूक्ष्म जीव का उपयोग किया गया उसका नाम है बेसिलस थुरिजिनेसिस। ठीक है, बेसिलस थुरिजिनेसिस बीटी। ठीक है, बेसिलस थुरिजिनेसिस, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या कहते हैं, बीटी, यानी बीटी कॉटन सुने होंगे आप, तो यहीं से निकला है बेसिलस थुरिजिनेसिस। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।